ग्लोरियस कोचिंग सेंटर के यूट्यूब चैनल पे एक बार आपका फिर स्वागत है। मैं आपका मित्र ताज। आइए पर्यावरण और शिक्षण शास्त्र को क्लास को आगे बढ़ाते हैं। और आज हम जो बात करने वाले हैं भोजन और स्वास्थ्य और स्वच्छता से संबंधित जो हमारा टॉपिक है, जो सीटेट एग्ज़ाम में बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और इससे बात करें तो प्रीवियस ईयर में भी क्वेश्चन बनते रहे और आगामी एग्ज़ाम जो होने वाले 2021 में उसमें भी इस चैप्टर से क्वेश्चन बनेंगे। देखिए इस चैप्टर में जो हम लोग पढ़ने वाले हैं उस पर एक संक्षिप्त नज़र डाल लेते हैं ताकि आपको भी समझ में आ जाए कि हम लोग इस अध्याय में क्या क्या पढ़ने वाले हैं। देखिए सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे इस अध्याय में कि भोजन क्या है और भोजन के आधार पर जीवों के प्रकार के बारे में पढ़ेंगे और पौधे के खाए जाने वाले भाग और भोजन पकाने के जो अलग अलग तरीके हैं उस पर चर्चा होगी। और भोजन के घटक के बारे में बात करेंगे, संतुलित आहार के बारे में बात करेंगे, फिर मिड डे मील जो मध्याह्न भोजन करके एक स्कीम चलती है भारत सरकार की, इसके बारे में भी जानकारी प्राप्त करेंगे। और क्षेत्रीय व्यंजन के बारे में बात करेंगे, हमारे देश के अलग अलग राज्यों में अलग अलग प्रकार के वहाँ पर व्यंजन यानी भोजन मिलते हैं और उनसे उस एरिया और उससे क्षेत्र का क्या संबंध होता है, इन तमाम चीज़ों पर बात करेंगे। फिर बात करेंगे हम लोग भोजन का संरक्षण, किस प्रकार से हम भोजन को बचाते हैं। फिर बीमारियाँ के बारे में पढ़ेंगे, बीमारियों के प्रकार के बारे में पढ़ेंगे, जीवाणु जनित रोग के बारे में पढ़ेंगे और विषाणु जनित रोग के बारे में भी पढ़ेंगे। उसके बाद में हम लोग पढ़ेंगे प्रोटोजोआ से जनित रोग, यानी प्रोटोजोआ से किस प्रकार से रोग हमारे मतलब मनुष्य को होता है उस पर बात करेंगे। फिर फफूंदी यानी कवक जनित रोग, यानी उससे कवक से किस प्रकार के रोग हमारे शरीर में होते हैं या उसके अंदर अविभाजन रोग के बारे में बात करेंगे, जिसमें विटामिन और खनिज के बारे में करेंगे। कुछ बीमारियों के घरेलू उपचार के बारे में बात करेंगे कि हम लोग कुछ बीमारी आमतौर पर सिर में दर्द हो या चोट मोट अगर आ जाती है, उन तमाम बीमारियों को हम किस प्रकार से घरेलू उपचार से ठीक करते हैं उन पर भी हम चर्चा करेंगे। फिर कचरा बीमारियों की जड़ की बात करेंगे, आखिर बीमारी किस प्रकार से होती है और बीमारी से हम किस प्रकार से बच सकते हैं। उसके अंदर कचरे के प्रकार के बारे में बात करेंगे। फिर कचरा कम करने के क्या क्या उपाय हो सकते हैं जिससे हम कचरा को कम कर सकें। उसके बाद में स्वच्छता अभियान जो 2 अक्टूबर 2014 में जो भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा जो लागू किया गया था स्वच्छ अभियान मिशन, उस पर चर्चा करेंगे और साथ में हम अंत में कुछ क्वेश्चन को भी करेंगे। आइए शुरू करते हैं। और सबसे पहले हम पढ़ेंगे भोजन क्या है। देखिए आमतौर पर भोजन यानी फूड क्या, व्हाट इज फूड के बारे में बात करें तो आमतौर पर हम लोग सब जानते हैं कि भोजन क्या है, वह पदार्थ है जिससे मनुष्य को ऊर्जा मिलती है और उस मनुष्य में क्या होती है, वृद्धि होती है, उसको हम भोजन कहते हैं। जैसे देखिए सभी जीवों को जिंदा रहने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है, यही जीवों को ऊर्जा नहीं मिलेगी तो उनकी मृत्यु हो जाएगी। यानी कहने का मतलब हुआ प्रत्येक जीव जंतु को जिसके अंदर सांस है यानी लिविंग थिंग्स है, उन तमाम वस्तुओं को, उन तमाम जीवों को भोजन की आवश्यकता पड़ती है। अगर भोजन उसको नहीं मिलेगा तो ऊर्जा नहीं मिलेगा, ऊर्जा नहीं मिलेगा तो उसकी मृत्यु हो जाएगी। सभी जीवों को ऊर्जा उनके भोजन से ही मिलता है, यानी भोजन से हम लोग को ऊर्जा प्राप्त होता है। अर्थात भोजन वह पदार्थ है जो जीवों को ऊर्जा प्रदान करता है। इस पृथ्वी पर पौधे ही भोजन का निर्माण करते हैं। सभी जीवों को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से भोजन पौधों से ही प्राप्त होता है। कहने का मतलब हुआ कि पौधे जो होता है अपना भोजन स्वयं करते हैं, उसके कारण जो भी जीव जंतु है उसको या प्रत्यक्ष हो या अप्रत्यक्ष डायरेक्ट हो इनडायरेक्ट रूप से कहीं न कहीं पौधे पर निर्भर रहना पड़ता है, तब जाके उसको भोजन की प्राप्ति होती है। आगे बात करेंगे उसी कड़ी में। देखिए भोजन प्राप्त करने के आधार पर जीवों को निम्न प्रकार में बांटा गया, यानी कहने का मतलब हुआ किस प्रकार से भोजन प्राप्त करते हैं उसी प्रकार से उसको नाम से बांटा गया। जैसे में शाकाहारी आमतौर पर जानते हैं ये वे जीव हैं जो केवल पौधे या पौधे के किसी भाग को खाते हैं, उसको हम शाकाहारी कहते हैं। आमतौर पर साग सब्जी खाने वाले जानवर को, जीव हो जंतु हो, उसको हम शाकाहारी कहते हैं। जैसे में गाय बैल हिरन बकरी आदि ये सब के सब क्या है आपके शाकाहारी जीव के अंतर्गत आते हैं। उसके अंदर मांसाहारी की बात करेंगे, नाम से स्पष्ट है ये वैसे जीव है जो जानवरों के मांस खाते हैं, उसको हम मांसाहारी कहते हैं। ठीक है। उसके बाद तीसरा जो रूप आता है जिसे में बात करें, देखिए शेर बाघ लोमड़ी, देखिए यहाँ पर शेर बाघ लोमड़ी तेंदुआ मेढक छिपकली चील ये तमाम चीज़ जो है मांसाहारी है, वो केवल मांस का प्रयोग करते हैं। ठीक है। जैसे में ये जीव जानवरों का शिकार करके खाते हैं, गिद्ध सिर्फ मरे हुए जानवरों को ही खाते हैं, इसलिए इसको मृत जीव यानी इसके व्यंजन कहा जाता है। अन्य मृत जीवी में जैसे सियार जीवाणु कवक ये तमाम जो है ये आपके मांसाहारी के अंतर्गत आते हैं जो केवल मांस का ही भोजन करते हैं। देखिए सर्वाहारी का बात करें तो इसमें दोनों का कॉम्बिनेशन यानी शाकाहारी और मांसाहारी दोनों अगर गुण पाया जाता होगा उसको हम सर्वाहारी कहते हैं। ये वो जीव है जो शाकाहारी भी होते हैं और मांसाहारी भी होते हैं। जैसे बात करें मनुष्य कौवा गिलहरी कॉकरोच कुत्ता बिल्ली ये तमाम जो जानवर है वो आपका सर्वाहारी है, जिसके अंदर शाकाहारी और मांसाहारी दोनों गुण पाए जाते हैं। यानी साग सब्जी के साथ में मांस मछली भी ये खाते, इसलिए इसको सर्वाहारी कहा जाता है। और इसमें सबसे बड़ा उदाहरण जो है मनुष्य है। देखिए
आगे बात करेंगे, जानवरों के मुंह का आकार और दांतों की बनावट इस तरह होती है कि जिससे वो आसानी से अपना भोजन प्राप्त कर लेते हैं। देखिए दांत की स्ट्रक्चर भी कुछ इस प्रकार की होती है जिससे वो जंतु जो होता है वो आराम से अपने जो आहार होते हैं उस चीज़ को चबा या पी सकते हैं। जैसे बात करें, गाय के आगे के जो दांत होते हैं वो छोटे होते हैं जिससे वो आसानी से घास भूसा सुरुक सके, और पीछे के दांत बड़े और चौड़े होते हैं जिससे वो आसानी से चबा सके। आगे के मतलब छोटे होते हैं जिससे सुरुक लेते हैं, और पीछे के जबड़ा जो उसके होते हैं वो चौड़े होते हैं ताकि वो उसको जो उसके अंदर जो आहार जाते हैं, जो भूसा जाते हैं, उसको वो पी सके। आगे बात करें कुत्ते बिल्ली की बात करें, कुत्ते बिल्ली शेर बाघ आदि के दांत ऐसे होते हैं जिससे वह मांस को फाड़ और काट सकते हैं, यानी वो अपने मांस को फाड़ के खाते हैं। क्योंकि आप जानते हैं कि ये सब शाकाहारी मांसाहारी है, क्योंकि कुत्ते बिल्ली ये आपका शाकाहारी मांसाहारी तो, लेकिन शेर बाघ में पूर्णतः क्या है, ये मांसाहारी है। चील के चोंच जो होते हैं ऐसे होते हैं जिससे वो शिकार को फाड़ सके, ठीक है। उसके बाद में कबूतर की चोंच ऐसी होती है जिससे वो दोनों को दानों को क्या करे, पीस सके, यानी वो पीस करके वो खाती है। उसके बाद में देखिए हार्नबिल की बात करें कि चोंच ऐसी होती है जिससे कि फल और कीड़े मकोड़े को खा सके। फिर बगुला की बात करें तो बगुला की चोंच ऐसी होती है जिससे वो जमीन पर पड़े कीड़े मकोड़े फल आदि को खा सके, यानी उसकी बनावट इस प्रकार से होती है ताकि अपने भोजन को करने में वो सक्षम हो जाए। कौवे की चोंच ऐसी होती है जिससे वे सभी पर तरह के भोजन को खा सके। आमतौर पर जानते हैं कि कौवा क्या है, एक सर्वाहारी, क्योंकि मांस मछली के साथ में वो साग सब्जी भी खाता है, ठीक है। मनुष्य के दांत ऐसे होते हैं जिससे वह काटना, फाड़ना, पीसना और चबाना ये तमाम चीज़ें कर लेते हैं। जैसे आप जानते हैं कि मनुष्य में 4 प्रकार के दांत पाए जाते हैं। गिलहरी, देखिए पॉइंट को नोट डाउन कीजिएगा। गिलहरी जो होता है वो हमेशा कुछ ना कुछ कुतरती रहती है ताकि उसके दांत ना पड़े। एक सवाल सीटी में पूछ लिया गया था कि वैसा कौन सा पक्षी है जो वो जंतु जो है जो दांत को हमेशा कुछ ना कुछ कटरती रहती है, यानी कुटुरती रहती है। तो कुछ लोग वहाँ पर चूहा का प्रयोग कर दिए थे। जी हाँ दोस्तों, चूहा इसका गलत आंसर है, क्योंकि चूहा वो वस्तु करती है, लेकिन यहाँ पर जो गिलहरी है वो अपने दांत को बढ़ने से रोकने के लिए लगातार कहीं ना कहीं वो अपने दांत को लगातार क्या करती है, कुटुरती रहती है, किसी वस्तु को कुटुरते रहती है। तो इसका उत्तर जो सही होगा वो गिलहरी होगा, चूहा आप लोग नहीं लगाइएगा। फिर सांप के दांत होते हैं पर वो अपने शिकार को पूरा निगल लेते हैं। बहुत सारे का क्वेश्चन रहता है, देखिए सांप के दांत होते हैं लेकिन वो अब जब वो जीवों को खाते हैं, जब वो भोजन करते हैं तो अपने दांत का प्रयोग निकल के बल्कि वो क्या करते हैं, निगल जाते हैं डायरेक्टली। फिर मनुष्य एक सर्वाहारी है जो साग सब्जी भी खाता है और मांस मछली भी। मनुष्य पौधे के अलग अलग हिस्से को भी खाता है। आमतौर पर हम भी मनुष्य है और आप भी मनुष्य हो सकते हैं। डाउटफुल विवादास्पद हो सकता है कि कुछ व्यक्ति मनुष्य हो सकते हैं कि वो पूरा फुल्ली मांसाहारी हो सकते हैं, नहीं बल्कि वो शाकाहारी हो सकते हैं, लेकिन मांसाहारी शाकाहारी दोनों भी हो सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कोई व्यक्ति जो फुल्ली के फुल्ली मांसाहारी हो, शाकाहारी ना हो। अधिकांश देखा जाता है कि सर्वाहारी ही पाए जाते हैं, ठीक है। आप भी होंगे, मैं भी। आगे बात करते हैं कि पौधे के कुछ भाग को खाया जाता है। ये सवाल CET 2019 में जो हुआ है, आप दिसंबर की बात करें वहाँ पर क्वेश्चन इसे पूछा गया था आपसे कि पौधे के कुछ भाग होते हैं जिसे हम लोग खाते हैं। जैसे मैं बात करें तना, स्टेम की बात करें, जैसे आलू, प्याज, लहसुन, अदरक, हल्दी, ये है, इसके हम तना भाग को खाते हैं। उसके बाद में जड़ की बात करें, गाजर, मूली, शलगम, शकरकंद और चुकंदर, ये तमाम चीज़ के हम लोग को जड़ यानी रूट के खाते हैं। कुछ के पत्ते यानी लिप्स को भी खाते हैं। जैसे बात करें पालक, बंधा गोभी, सरसों, बथुआ, मेथी, मूली, चना, इसके हम क्या कहते हैं, पत्ते को खाते हैं। फिर फूल की बात करें तो गुलाब, फूलगोभी, उसके अंदर ब्रोकली, केला, सीताफल, कचनार, सहजन, ये तमाम चीज़ों की हम लोग फूल को खाते हैं। फिर बीज की बात करें, सीड की बात करें, जिसमें चना, मक्का, चावल, गेहूँ, मेथी, ये तमाम चीज़ों की हम लोग बीज को खाते हैं। उसके अंदर फल की बात करें, जैसे सेब, केला, टमाटर, सीताफल, नाशपाती, आंवला आदि के फल को हम लोग खाते हैं, यानी फ्रूट को हम लोग खाते हैं। अब आगे बात करेंगे कुछ पौधे कि एक से भी ज़्यादा भाग को हम लोग खा लेते हैं। जैसे मैं आमतौर बात करें जड़ और पत्ते को, मूली यानी मुराई रेडिस की बात करें, इसके हम जड़ को भी खाते हैं, नीचे वाले को, उसके ऊपर वाले उसके जो पत्ते उसको भी हम लोग खाते हैं। फिर फूल और फल की बात करें तो केला, फिर सीताफल। उसके बाद में बीज और पत्ते की बात करें तो चना, मेथी, सरसों के खाते हैं। फिर हम तना और पत्ते की बात करें तो लहसुन और प्याज के हम तना को भी खाते हैं और उसके पत्ते को भी खाते हैं। आगे बात करेंगे कुछ जानवरों से हम लोग को प्राप्त जानवरों से मिलने वाले कुछ खाद्य पदार्थ है जो इस प्रकार, जैसे दूध, दही, मक्खन, पनीर, उसके अंदर मांस, मछली, अंडा, शहद आदि, ये तमाम चीज़ जो है हम लोग को जानवर से ही प्राप्त होते हैं। जैसे मैं दूध की बात करें, दूध आमतौर पर गाय भैंस से मिलता है। दूध कहाँ से मिलता है, गाय, भैंस, बकरी आदि से दूध प्राप्त होते हैं। दूध से दही, मक्खन और पनीर बनता है। फिर मांस की बात करें तो मांस हम लोग को बकरा, मुर्गा आदि से मीट प्राप्त होता है। जैसे मछली की बात करें तो मछली के अलावा केकड़ा, झींगा भी इसी श्रेणी में आते हैं, इससे भी हम लोग को मांस प्राप्त होता है। फिर अंडा की बात करें तो
मुर्गी, शुतुरमुर्ग आदि के से अंडे मिलते हैं। देखिए अंडा की बात करें तो सबसे जो बड़ा अंडा जो होता है वो किसका होता है, शुतुरमुर्ग का होता है। इस चीज़ को आप नोट कर लेंगे। फिर शहद की बात करें तो ये मधुमक्खियों से हम लोग को शहद प्राप्त होता है, एक छत्ता होता है वहाँ से हम लोग को मिलता है। अब देखिए भोजन पकाने के तरीके की बात करें, इससे क्वेश्चन बन चुके हैं, इसको आपने कॉपी में बेहतर ढंग से नोट डाउन करेंगे। भोजन पकाने कुछ अलग तरीके, आप भी महिला होंगे तो भोजन बनाते होंगे और तरह तरह के बनाने के तरीके उस पर बात करेंगे। देखिए अलग अलग खाद्य पदार्थ अलग अलग तरीके से पकाए जाते हैं। कुछ खाद्य पदार्थों को पकाकर खाने के तरीके एक से भी ज़्यादा हो सकते हैं। कुछ खाद्य पदार्थों कच्चे भी खाए जाते हैं और कुछ को पकाकर भी खाए जाते हैं। आमतौर पर आप जानते भी होंगे, जैसे भून कर, कुछ चीज़ को हम लोग भून कर खाते हैं, जैसे में आलू को भून लेते हैं, भिंडियों को हम लोग भून के खा लेते हैं। फिर शकरकंद, मक्का, चना, मूंगफली को हम लोग भून कर खाते हैं। फिर उबाल कर खाने की बात करें तो उबालते हैं, जैसे हम लोग चावल, आमतौर पर हम लोग भात बनाते हैं, चावल को उबाल देते हैं। दाल, आलू, शकरकंद, मक्का, अंडा आदि तमाम चीज़ों को हम लोग उबाल कर भी खाते हैं। देखिए अंडा को तल कर भी खाते, हो सकते हैं दो एक से अधिक तरीके भी हैं, ठीक है। फिर हम तलकर की बात करें, जैसे में आलू, मिर्च, उसके बाद में मांस, मिर्च, पापड़, ये तमाम चीज़ को हम लोग तल करके तेल में गरम करते हैं, उसके बाद उसमें डाल देते हैं तो वो तलना कहलाता है। फिर सेक कर, इसमें रोटी हम लोग सेक कर, फिर पापड़, ब्रेड, पिज़्ज़ा, इस चीज़ को हम लोग क्या करते हैं, सेक कर। फिर कच्चा, जैसे टमाटर, मूली, गाजर, खीरा, इस चीज़ को हम लोग कच्चे खाए। सलाद बनाइएगा तो गाजर का ही बनाते हैं या खीरा के, इसको हम लोग कच्चे ही खा जाते हैं। अब देखिए भोजन के घटक के बारे में बात करें, घटक समझ रहे होंगे। अब भोजन के क्या क्या घटक होते हैं, इसमें कौन कौन से तत्व पाए जाते हैं, वो इसका घटक कहलाता है। देखिए अब बात करेंगे, भोजन से हमें वे सारी चीज़ें मिलती हैं जो हमारे शरीर की वृद्धि और विकास में सहायक होती है और हमें स्वस्थ रखने में मदद करती हैं। ये चीज़ें पोषक घटक कहलाती हैं। यानी कहने का मतलब हुआ भोजन में हमको तमाम वो चीज़ मिलती है जो हमारे शरीर को क्या होती है, रिक्वायरमेंट होती है, जो हमारे शरीर में वृद्धि करने के लिए ज़रूरी होती है। अगर किसी एक भोजन में सारे पोषक तत्व उपलब्ध हो तो उसकी वृद्धि और विकास संपूर्ण रूप से होता है। उसके बीमार होने की संभावना भी कम होती है। अलग अलग खाद्य पदार्थों में अलग अलग तरह के घटक पाए जाते हैं, ठीक है। अब आगे से बात करेंगे, ये अलग अलग पोषक तत्व जो होते हैं उससे मिलकर हमारा भोजन बनता है। एक पोषक तत्व एक से ज़्यादा खाद्य पदार्थों से भी हो सकता है और एक खाद्य पदार्थों में से एक से ज़्यादा पोषक तत्व भी उपस्थित हो सकते हैं। कहने का मतलब हो सकता है कुछ पदार्थ जिसमें एक से ज़्यादा भी पोषक तत्व पाए जाते हैं और एक से कम भी पाए जा सकते हैं। जैसे में बात करें भोजन के प्रमुख घटक पोषकों में, जैसे में कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, विटामिन, रुक्षांश, आहारी रेशे और जल और खनिज, ये जो हमारे भोजन के घटक है, ठीक है। निम्नलिखित अब हम कुछ तालिका पर बात करेंगे कि आखिर कौन कौन से चीज़ों से हम लोग को किस प्रकार से घटक प्राप्त, बात करेंगे। जैसे में पहला आता है हमारा उसी श्रेणी में कार्बोहाइड्रेट। जी दोस्तों, इस सवाल से पूछा गया था कि कार्बोहाइड्रेट जो होता है वो हमारे शरीर को क्या देता है, तो ये हमारे शरीर को क्या देता है, ऊर्जा देता है। क्या देता है हमारे शरीर को, ये ऊर्जा देता है। जी दोस्तों, क्या देता है हमारे शरीर को, ये ऊर्जा देता है। जैसे में स्रोत की बात करेंगे, इस चीज़ हमको ऊर्जा कहाँ से प्राप्त होगा, तो जैसे में गेहूं, चावल, आलू, मक्का, केला, शकरकंद, गन्ना, ब्रेड, शक्कर आदि तमाम चीज़ों का अगर सेवन करते हैं तो हमारे शरीर में कहीं ना कहीं वो कार्बोहाइड्रेट, यानी कहने का मतलब ऊर्जा देने का काम करेगा। सेकेंड जो आपका है वसा के बाद, इसको अंग्रेजी में फैट बोलते हैं, तो ये भी ऊर्जा देता है, लेकिन ये कार्बोहाइड्रेट से जो होता है वो दुगुनी ऊर्जा देता है। ये हमारे शरीर के लिए घातरोधी आवरण प्रदान करता है, अर्थात हमारे अंगों को बाहरी झटकों से बचाता है। और इसके जो स्रोत है वो दूध, पनीर, मक्खन, घी, अंडा, मांस, मछली, बादाम, मूंगफली, अखरोट, ये तमाम जो स्रोत है जिससे हमारे शरीर को वसा मिलता है। और वसा का प्रयोग एक सीमित मात्रा में करनी चाहिए। अगर ज़्यादा मात्रा में करते हैं तो हमारे शरीर में फैट होने की, यानी मोटापापन आने की सबसे बड़ी समस्या ये आपको शरीर में उत्पन्न कर देती है। बात करेंगे प्रोटीन की, बात करेंगे प्रोटीन, नाम से स्पष्ट है। देखिए प्रोटीन जो होता है वो हमारे शरीर को क्या करता है, वृद्धि में मदद करता है। क्या करता है, हमारे शरीर में वृद्धि में मदद करता है। और एक चीज़ सबसे इंपॉर्टेंट पर याद रखिएगा, जो प्रोटीन की जो खोज करता जो थे वो वर्जिलियस का थे। कौन थे, वो वर्जिलियस थे, जिन्होंने प्रोटीन शब्द का खोज किया था, प्रोटीन का खोज किया था, ठीक है। उसके अंत में यह कोशिकाओं को पुनर्निर्माण में मदद करती है। अगर कोई भी कोशिका आपका खंडित हो जाती है या टूट जाती है तो उसको जोड़ने में या नए उसको निर्माण करने में, पुनर्निर्माण करने में वो हमारे प्रोटीन ही मदद करती है। जैसे में हम इसके स्रोत की बात करेंगे, प्रोटीन प्राप्त होने के स्रोत, तो हमारा दूध, मांस, अंडा, मछली, दालें, सोयाबीन, मटर, पनीर है। और एक चीज़ नोट में लिखिएगा, सोयाबीन जो है वो प्रोटीन का सबसे अच्छा स्रोत माना जाता है। क्या माना जाता है, प्रोटीन जो है वो सबसे अच्छा स्रोत माना जाता है सोयाबीन को। फिर विटामिन की बात करें तो विटामिन आमतौर पर जानते हैं, विटामिन जो होता है, विटामिन का खोज कौन
कौन किया था? सी फंक ने किया था। कौन किया था? सी फंक ने किया था। ये कई प्रकार के होते हैं, इनकी चर्चा अलग से की गई, आगे इसके बारे में पढ़ेंगे। ये रोगों से हमारी रक्षा करता है। आमतौर पर जो विटामिन का काम जो होता है वो हमारे शरीर को क्या करता है? डिजीज से सेव करता है, यानी बीमारियों से हमको बचाता है। जैसे में इसकी बात करें स्रोत की, तो इसमें हमारा फल, सब्जियां, दूध, अंडा, मछली आदि तमाम चीज़ जो है वो हम लोग को विटामिन देने का काम करती है। ठीक है, आगे बात करेंगे आहारी रेशे की बात करेंगे, रुक्षांश की बात करेंगे। तो ये पाचन प्रक्रिया में मदद करता है हम लोग को और बिना पचे हुए भोजन को बाहर निकलता है। जैसे बात करें साबुत अनाज, छिलके, उसके अंदर में छिलके वाली दालें, ताजे फल और सब्जियां, ये तमाम चीज़ जो जिससे हम लोग को क्या होता है, हमारे जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है उसमें पचने का वो काम करते हैं। फिर जल और खनिज की बात करें तो जल का क्या महत्व आप जानते होंगे। देखिए, यह शरीर के अंदर पोषक तत्वों क्या करता है? अवशोषित करता है, ऑब्जर्व करता है, और यह शरीर से अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालने में मदद करता है। यानी कहने का मतलब जो हमारे शरीर में जो अपशिष्ट पदार्थ बनते हैं, जिसको हम मल मूत्र के माध्यम से त्याग करते हैं, उस चीज़ को निकालने में ये कारगर होता है। देखिए, इसकी अगर हम बात करें तो इसमें कौन कौन सी चीज़ हमसे प्राप्त होगा। इसमें चाय, जल, चाय, दूध, तरी वाली सब्जियां आदि, ये तमाम चीज़ होता है हमको मदद करते हैं। आगे बात करेंगे जल के बारे में। तो जल के बारे में आप लोग जानते हैं, जल का जितना से उपयोग करेंगे, अभी गर्मी का मौसम आ रहा है, वो आपके शरीर के लिए ज़्यादा बेहतर होगा। देखिए, बात करेंगे, ये शरीर के तापमान को नियंत्रित करता है और ये रोगों से हमारी रक्षा करता है। कहने का जल जो होता है हमारे शरीर को टेम्परेचर को होता है वो मेंटेन करता है। एक साधारण मनुष्य को लगभग 8 लीटर पानी एवरीडे पीना चाहिए। जितना पानी आप पिएंगे उससे क्या होगा, आपके शरीर में पानी की मात्रा में कमी नहीं आएगी। देखिए, खनिज की बात करें तो हमारे शरीर को कई प्रकार के खनिजों की जरूरत होती है और इसकी चर्चा अलग से की हम आगे पढ़ेंगे इसके बारे में। तो खनिज जो हमारे शरीर में क्या करते हैं, अलग अलग काम को अंजाम देने में काम करते हैं। फिर आगे बात करेंगे, अब इसको संक्षिप्त जान लेते हैं। देखिए, कार्बोहाइड्रेट की बात करें और वसा को ऊर्जा देने वाला भोजन कहा जाता है। प्रोटीन को शरीर का वर्धक भोजन कहा जाता है और रुक्षांश को हमारे शरीर का कोई पोषक तत्व प्रदान नहीं करते और हमारे शरीर को ऊर्जा मुख्य रूप से कार्बोहाइड्रेट से ही मिलता है। किससे मिलता है? कार्बोहाइड्रेट से ही मिलता है। अब आगे बात करेंगे संतुलित आहार क्या है। देखिए, आमतौर पर हम लोग चर्चा करते हैं कि मनुष्य को यानी बच्चे को, बालक को संतुलित आहार देना चाहिए। तो आखिर संतुलित आहार हम क्या बोल सकते हैं? यानी कहने का मतलब हुआ, अगर किसी भोजन में तमाम जो उसके जो घटक है, जो पोषक तत्व है, अगर एक साथ समुचित मात्रा में उस भोजन में पर्याप्त मिलता है तो वैसे भोजन को हम लोग कहते हैं कि ये संतुलित भोजन है। क्या कहते हैं हम लोग उसको? संतुलित भोजन है। जिसमें वह आहार जिसमें सभी पोषक घटक उचित मात्रा में हो, जितनी एक आयु वर्ग के मनुष्य को चाहिए उपलब्ध हो, वो आहार हमारा संतुलित आहार कहलाता है। सिर्फ एक प्रकार का खाना खाने से सभी पोषक नहीं मिलते। अगर आप सिर्फ मांस मछली का प्रयोग करते हैं तो आप ये सोच रहे होंगे कि हमको सभी प्रकार के पोषक तत्व हमारे शरीर में जा रही है, तो ऐसा नहीं हो सकता। हमको अलग अलग प्रकार के भोजन करने पड़ेंगे, क्योंकि अलग अलग प्रकार के भोजन में अलग अलग उसके जो घटक है, पोषक तत्व है, वो पाए जाते हैं। ठीक है, उसकी बात करें, सिर्फ एक ही प्रकार के भोजन खाना करने से पोषक तत्व नहीं मिलते, इसलिए हमें अलग अलग तरह के खाद्य पदार्थ को खाने चाहिए। ठीक है, ऐसे ही नहीं कि हमें सिर्फ महंगी खाने पीने की चीज़ों से ही संतुलित भोजन मिलता है। सस्ती खाने पीने की चीज़ों से भी हमें संतुलित भोजन प्राप्त होता है। यानी कोई अगर किसी सब्जी का रेट अगर ज़्यादा है तो आप इस नई थॉट लाएंगे कि वो भोजन से हम लोग को अच्छा पोषक तत्व हमारे शरीर को मिलेगा। फिर देखिए, मिड डे मील की बात करें। आखिर मिड डे मील का क्या इतिहास रहा? आमतौर पर अगर आप डीएलएड किए होंगे तो मिड डे मील के बारे में या बीएड किए होंगे तो मिड डे मील के बारे में आपको बताया गया है। इसी को हम लोग मध्याह्न भोजन भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? हम लोग मध्याह्न भोजन कहते हैं, जो आमतौर पर सरकारी विद्यालय में इस योजना को लागू किया गया है, जिसमें दोपहर के समय के खाना विद्यालय में ही दी जाती है, जिससे गरीब निर्धन परिवार के बच्चे को भी खाने का अवसर मिलता है और साथ में पढ़ने का भी अवसर मिलता है। जिसके बारे में कुछ जान लेते हैं। भारत में सभी बच्चों को संतुलित आहार नहीं मिल पाता था, खासतौर पर गरीब बच्चों को। इसलिए सरकार ने प्राइमरी और उच्च प्राइमरी स्तर तक के उन सभी बच्चों को जो सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं मुफ्त संतुलित आहार देने का निर्णय 2001 में किया गया था, परंतु निर्णय को 2004 में लागू किया गया। इस तरह 2004 से पूरे भारत में, यानी कहने का तो पूरे ओवरऑल इंडिया में, पूरे भारत में सभी सरकारी विद्यालयों में मिड डे मील यानी इसी को हम लोग कहते हैं मध्याह्न भोजन योजना शुरू किया गया। इस योजना के अंतर्गत सरकारी स्कूलों में उच्च प्राइमरी स्तर तक पढ़ने वाले सभी बच्चों को दोपहर को मुफ्त यानी फ्री में संतुलित आहार दिया
जाना शुरू हो गया। यानी कहने का मतलब हुआ मिड डे मील उन छात्रों के लिए था जो आमतौर पर वो मध्यम वर्गीय परिवार से बिलोंग करते थे या निर्धन परिवार से बिलोंग करते थे, जिसको एक वक्त का खाना मुश्किल से मिल पाता था। वैसे छात्रों को खाना के साथ साथ शिक्षा देने का भी प्रावधान लागू हुआ और 2004 में ये पूरे भारत में लागू हो गया। अगर बात करें राज्य सरकार की तो सबसे पहले तमिलनाडु सरकार ने इसको लागू किया था। ठीक है, अब हम बात करेंगे क्षेत्रीय व्यंजन के बारे में। आमतौर पर कुछ स्पेशल फूड हर एक एरिया में मिलता है। जैसे हम लोग बिहार से बिलोंग करते हैं तो बिहार में जो है वो लिट्टी चोखा बहुत ज़्यादा फेमस है। उसी प्रकार अलग अलग राज्य में है कुछ अलग अलग प्रकार की चीज़ भी आपको देखने को मिलती है। जैसे बात करें जिस तरह हम एक ही तरह का खाना नहीं खाते, उसी तरह से हर जगह एक ही तरह की चीज़ें नहीं खाई जाती है। अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग व्यंजन होते हैं। किसी क्षेत्र का खान पीन इस बात पर निर्भर करता है कि आखिर उसकी वो वस्तु वहाँ पर किस प्रकार से उपलब्ध है और वो हमारे लिए कितना कॉस्टली है या कितना आराम से हम लोग को मिल जाता है। जैसे हम बात करें कुछ पॉइंट पर तो उस क्षेत्र में खाद्य पदार्थ आसानी से उपलब्ध है या नहीं, ये बात पर डिपेंड करता है। दूसरी ये कि उस खाद्य पदार्थों को उस क्षेत्र की संस्कृति में क्या महत्व है, उसके पूर्वज से क्या संपर्क है, उसका मतलब पुरातत्व से क्या संबंध है या उसके पुराने ज़माने से उसका क्या महत्व रहा है उसके सभ्यता में, ये चीज़ इंपॉर्टेंट पड़ता है। जैसे बात करें वह खाद्य पदार्थ सस्ता है कि महंगा, ये बात पर निर्भर करता है। जैसे में हम बात करें अब कुछ राज्य में लेते हैं। जैसे में देखिए उत्तर भारत के लोग रोटी ज़्यादा खाते हैं। क्या करते हैं, उत्तर भारत के लोग जो होता है रोटी ज़्यादा खाते हैं क्योंकि इस क्षेत्र में गेहूं आसानी से उपलब्ध होता है और सस्ता भी होता है। फिर दक्षिण भारत के लोग चावल, इडली, डोसा, सांभर आदि खाते हैं क्योंकि ये व्यंजन बनाए जाने वाले खाद्य पदार्थ वहाँ पर आसानी से मिल जाते हैं, इसलिए वहाँ के लोग इस प्रकार के भोजन को ग्रहण करते हैं। फिर दक्षिण भारत की बात करें तो लोग नारियल का प्रयोग अपने व्यंजनों में करते हैं क्योंकि वहाँ पर वो आसानी से मिल जाते हैं। यानी कहने का मतलब जो चीज़ जो एरिया में मिल जाते हैं वही चीज़ वहाँ पर फेमस हो जाती है। जैसे बात करें तटीय क्षेत्र की बात करें तो लोग मछली और चावल ज़्यादा खाते हैं क्योंकि उस क्षेत्र में ये चीज़ आसानी से मिल जाते हैं। फिर आसाम की बात करें, असम के लोग क्या करते हैं, असम के लोग चावल और मछली ज़्यादा खाते हैं क्योंकि ये चीज़ वहाँ आसानी से मिल जाती है। उत्तर पूर्व के लोग जो होता है बाँस की सब्जी खाते हैं। ये पॉइंट को अंडरलाइन कर लेंगे। उत्तर पूर्व के लोग जो होते हैं बाँस की भी सब्जी खाते हैं। अब एक चीज़ देखिए, ये हम जो लाइन करने जा रहे हैं इस चीज़ की लाइन को आप कॉपी नोट डाउन करेंगे। लिंग हु फेन, आप थंबनेल पर भी क्वेश्चन देखे होंगे लिखा हुआ है लिंग हु फेन। यह एक सांप का मांस होता है जो हांगकांग के लोग इसे बड़े चाव से खाते हैं। ये सवाल पूछा गया था। आप अगर मान चले कि आप आप एक देश में हैं जिसका नाम आपको ज्ञात नहीं है, वहाँ पर आप एक होटल में गए, वहाँ पर आपको लिंग हु फेन नामक चीज़ आपको दिया गया है, तो बताइए आप किस देश में टहल रहे हैं। तो ये देश आपका हांगकांग होगा और किस प्रकार का मांस है, तो ये आपके सांप का मांस है। फिर देखिए आज की तारीख में कोई भी व्यंजन कहीं भी मिल जाता है, भले वो महंगा मिले या सस्ता मिले, पर उस व्यंजन का उत्पत्ति एक विशेष क्षेत्र से ही होता है। आमतौर पर अगर लिट्टी चोखा की बात करें तो आप यूपी में भी खा सकते हैं, आप तमिलनाडु में भी खा सकते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इसकी जो इसकी उत्पत्ति हुई है वो बिहार से ही हुई है। तो कहने का तो आप कहीं पर भी खा सकते हैं। अब कुछ राज्य की बात करते हैं जहाँ पर विशेष प्रकार के व्यंजन आपको प्राप्त होते हैं। जैसे हम बात करें आसाम की बात करें, आसाम में लोग मसूर, टेंगा मछली, बाँस के चावल खाते हैं। गोवा की बात करें, इससे सवाल पूछे गए। अब 2019 में सीट एग्जाम दिए होंगे दिसंबर वाले, तो उस पेपर को पर्यावरण को निकालेंगे और इस वीडियो को हमारे देखेंगे। आप देखेंगे 100% वही लाइन दिया हुआ है जिस लाइन को हम पढ़ा रहे हैं, क्योंकि हमारा जो फुल्ली जो कॉन्सेप्ट जो हमारा है वो NCERT बुक पर ही आधारित है। जैसे हम बात करें गोवा की, तो वहाँ पर मछली जो खाते हैं लोग वो नारियल के तेल से बने होते हैं। किसके बने होते हैं, नारियल के तेल से बने होते हैं। जैसे गुजरात की बात करें, वहाँ पर लोग ढोकला, उसके में खांडवी, लेमन राइस, ये तमाम चीज़ें गुजरात के लोग खाते हैं। जम्मू कश्मीर की बात करें तो तबक माँ जो भेड़ का मांस होता है, उसके में कलाड़ी, पनीर, उसके में राजमा, कहवा जो चाय के एक प्रकार है, ये तमाम चीज़ जो है जम्मू कश्मीर के लोग में वहाँ पर पाए जाते हैं। फिर महाराष्ट्र की बात करें तो साग पूरी, उसके में बड़ा पाव, पाव भाजी, ये तमाम चीज़ महाराष्ट्र में पाए जाते हैं। फिर नागालैंड की बात करें तो बाँस के कोपल के मोमोज, ये आप नोट डाउन करेंगे। नागालैंड की बात करें तो बाँस के कोपल, जो कोपल होता है आमतौर पर आप देखे होंगे, उसके और मोमोज, ये तमाम चीज़ वहाँ पर लोग फेमस है और लोग चाव से उसको खाते हैं। फिर पंजाब की बात करें, वहाँ पर सरसों का साग, मक्के की रोटी, ये बहुत ही ज़्यादा वहाँ पर पॉपुलर है। राजस्थान की बात करें तो उसके में मलाई, उसके में घेवर, उसके में सुरमा, बाटी, ये तमाम चीज़ जो है राजस्थान के लोग में ज़्यादा फेमस है। फिर पश्चिम बंगाल की बात करें तो पश्चिम बंगाल में क्या है, जैसे में वहाँ पर दाब, उसके में छिंगरी, झींगा जिसको बोलते हैं, रसगुल्ला, उसके में संदेश, ये तमाम चीज़ जो भोजन है वो आमतौर पर व्यंजन जो है वो आपको पश्चिम बंगाल में पाए जाते हैं। फिर केरल की बात करें, वहाँ पर जो है अवियल मतलब मिश्रित सब्जी और टैपिको, ये सवाल पूछ लिया गया था कि टैपिको, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है टैपिको,
टैपियोका, क्या लिखा हुआ है, टैपियोका जो है वो केरल का क्या है, एक प्रकार का व्यंजन है जो बड़ा ही फेमस है। अब हम बात करेंगे आखिर भोजन का संरक्षण क्यों जरूरी, पर हम पॉइंट पर पहले डिस्कशन किए थे कि इसी पढ़ने वाले। देखिए भोजन का संरक्षण जरूरी है क्योंकि आमतौर पर हम लोग भोजन को बचाते हैं। बचाने का मतलब हुआ उसको अगर बच जाए खाना को तो हम लोग क्या करते हैं, उसको ढक के रख देते हैं, या किसी फ्रिज हो या किसी चीज़ का हम लोग उसको मतलब अलग अलग तरीके से उसको लंबे समय तक टिकाने का हम लोग प्रयास करते हैं। जैसे में खाने पीने की बात करें तो अगर खाने पीने की बात करें, खाने पीने की चीज़ की अगर बात करें तो ख़राब हो जाती है, यानी खाने पीने की चीज़ जल्दी ख़राब हो जाती है, इसीलिए उन्हें ख़राब होने से बचाना ज़रूरी है ताकि उनका लंबे समय तक उपयोग किया जा सके। कभी कभी हम उन चीज़ों को बचा कर रखते हैं कि जिन्हें हम अधिक समय के लिए उपयोग कर सकें। जैसे मैं आजकल बात करें, आजकल हम लोग इसका जो फ्रिज, आमतौर पर रेफ्रिजरेटर जो है इसका हम प्रयोग करने लगे, यानी आजकल फल सब्जियों को बचाने के लिए रेफ्रिजरेटर का प्रयोग किया जाता है। रेफ्रिजरेटर में तापमान कम होता है, इसलिए फल सब्जियों खराब नहीं होते हैं क्योंकि कीटाणु निष्क्रिय हो जाते हैं। यानी कहने का मतलब हुआ आजकल हम लोग सब्जियों को लंबे समय तक बचाने के लिए रेफ्रिजरेटर का प्रयोग करते हैं, जिससे क्या होता है ना कि उसके अंदर कीटाणुओं को हम लोग निष्क्रिय कर देते हैं, न्यूट्रल कर देते हैं, जिससे हमारा खाना लंबे समय तक चलता है। जैसे बात करें आलू प्याज लहसुन को नमी से बचाकर खुले में रख देते हैं। आमतौर पर अभी तो रेफ्रिजरेटर आया है, लेकिन सब चीज़ को हम लोग उसमें नहीं रख सकते हैं। अलग अलग कुछ विधियाँ जिसके मुताबिक हम तमाम वस्तुओं को मतलब बचा पाते हैं। फिर पत्तेदार सब्जी जैसे पालक, हरी धनिया या साग को अगर हम रेफ्रिजरेटर में नहीं रखते हैं तो उसे गीले कपड़े में लपेट कर रख दिया जाता है, जिससे क्या होता है, जिससे वो विभिन्न चीज़ों को लोग अचार के रूप में भी लंबे समय तक बचा कर रखते हैं, वो लंबे समय तक चलते हैं। जैसे में आंवला, आम, मिर्च, लहसुन आदि जैसे चीज़ों को हम लोग अचार के रूप में परिवर्तित करके लंबे समय तक बचा पाते हैं। फिर देखिए उसे धूप में रखा जाता है ताकि नमी न रखे। देखिए पहले क्या करते हैं, डिब्बे में रखते हैं और उसके फिर धूप में रखते हैं, जिससे क्या होता है उसके अंदर नमी ना रहे। फिर आगे बात करेंगे विभिन्न चीज़ों को लोग मुरब्बे के रूप में भी लंबे समय तक बचा कर रखते हैं, जैसे में आंवला आदि ये तमाम चीज़ों को बचा कर रखते हैं। फिर कुछ चीज़ों को लोग चटनी बनाकर कुछ दिनों तक बचा कर रखते हैं, जैसे में आम, मिर्च, धनिया, पुदीना आदि को। फिर देखिए आगे बात करेंगे उसी में कुछ चीज़ों को लोग सुखा कर रखते हैं ताकि वे लंबे समय तक उपयोग किए जा सके, जैसे में मेथी, आलू चिप्स बना कर लोग लंबे समय तक उसको रखते हैं। फिर बात करें कुछ चीज़ों को लोग भून कर रखते हैं, जैसे में चना, मूँगफली को अगर आप भून कर रखते हैं तो वो लंबे समय तक रखते हैं। उसके अंदर देखिए आगे बात करें उसी में कुछ चीज़ों को जैसे जैम और सॉस के रूप में भी क्या करते हैं, उसको संरक्षित कर रखा जाता है, यानी बचाकर उसको रखा जाता है। दूध को उबाल कर रखा जाता है ताकि वो जल्दी से ख़राब ना हो। और थैली वाला दूध जो होता है, देखिए क्वेश्चन आपसे पूछ लिया गया था, थैली वाला जो होता है उसको हम लोग पाश्चुरीकृत दूध कहते हैं, जिसको दूध को यानी 62.28 डिग्री सेल्सियस पर 30 मिनट तक या 71.7 डिग्री सेल्सियस पर 30 सेकेंड के लिए उबाल कर और ठंडे करके उसको अगर हम थैली में रख देते हैं तो वो दूध होता है वो लंबे समय तक चलता है। आमतौर पर आप अमूल दूध परचेज करते होंगे तो इसी प्रकार के नियम को लागू किया जाता है ताकि वो लंबे समय तक दूध टिका रहता है, जिससे वह जल्दी खराब ना होता है। इस विधि को पाश्चुरीकरण कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पाश्चुरीकरण कहा जाता है, क्योंकि इस विधि जो है, इस विधि की खोज जो है लुईस पाश्चर नामक वैज्ञानिक ने किया था। अब आगे बात करेंगे, देखिए अब बीमारी के बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। तब तक इतना ही, मुझे जय हिंद, जय भारत।